हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो आपको जनरली चिंतित रखता है। अगर आप एक डायबिटिक हैं, चाहे टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखते जाते हैं कि आपके गुजरते सालों के साथ आपकी मेडिकेशन की डोजेज या इवन इंसुलिन की डोज भी बढ़ती चली जाती है। मेडिसिन्स आपकी कंडीशन को मेंटेन तो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी डोज का बढ़ना, इसका एक सीधा अर्थ है कि देयर इज समथिंग विच इज़ वर्सनिंग, और उस वर्सनिंग के पीछे कुछ फंडामेंटल कारण हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेडिकेशन की डोज या तो बहुत स्थिर रहे या उस डोजेज को आप काफ़ी कम कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज के इस एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे। हम दोनों केसेस में ये मानकर चलते हैं, यदि आप एक टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आमतौर पर जब आप शुरुआत करते हैं अपने मेडिकेशन की, तो आप मेटफॉर्मिन जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, या जिनको हम बिग्वेनाइड्स की कैटेगरी में रखते हैं, और सल्फोनिलयूरियास, जो कि आपके इंसुलिन को आपके पैनक्रियास में से निकालने के लिए पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं। आमतौर पर ये यूजुअली जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स उपयोग होते हैं उनका इस्तेमाल न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स में भी किया जाता है, और धीरे धीरे जो मेटफॉर्मिन के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं उनके ऊपर सल्फोनिलयूरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो अगर आप देखें तो मेटफॉर्मिन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सबसे सेफ ड्रग माना जाता है, क्योंकि ये लिवर से ग्लूकोज के रिलीज और सेल्यूलर लेवल पर आपके मेटाबॉलिज्म को मदद करती है, और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे दूसरे पॉजिटिव परिणाम रिसर्चेज में आते हैं, जिसमें लॉन्जिविटी भी एक है और इवन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी एक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेटफॉर्मिन कई बार लोगों को स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेवल पर काफ़ी नुकसान करती है, जिसमें लोगों को गैस, ब्लोटिंग और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आपको मेटफॉर्मिन हमेशा खाने के साथ ही खाना चाहिए, खाने के पहले या खाली पेट कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सल्फोनिलयूरियास जनरली उन लोगों को दिए जाते हैं जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंसुलिन की नीड बढ़ती है और आपके पैनक्रियास से उस इंसुलिन की नीड के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं होता है। सल्फोनिलयूरियास काफ़ी सालों से यूज़ हो रहे हैं और ये आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं और भी ज़्यादा इंसुलिन निकालने के लिए। इन दवाओं से आपकी ब्लड शुगर तो काफ़ी स्थिर रहती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी अगर ऐसा हो कि यदि आपने बहुत कम खाना खाया है, यदि आप समय से दवा खाई और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाया, तो ये आपकी ब्लड शुगर्स को नीचे क्रैश भी कर सकती हैं। बिकॉज गोली खाने के बाद आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके मुताबिक यदि आप फूड इनटेक अगर उसमें कम रखते हैं तो ये आपको काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इन दवाओं को से बचने के लिए या इनकी मात्रा को कम करने के लिए अगर हम आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट में जो बढ़ोतरी होती है उसको यदि समझें, तो हम शायद इस बात में बेहतर तौर पर एक निगाह डाल पाएंगे कि हम किस तरह से अपनी मेडिसिन की जो आवश्यकता है उसको ही कम कर लें। अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का ओरिजिन देखें तो एक थंब रूल के तौर पर जब भी आपका वज़न बढ़ता है, आपके शरीर में एक्सेस कैलोरीज़ की वजह से फैट का डिपोजिशन शुरू होता है, आपके इंसुलिन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे आप फैट और भी ज़्यादा डिपॉजिट करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके पैनक्रियास को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है ज़्यादा इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए। इससे दो नकारात्मक प्रभाव होते हैं। सबसे पहले आपका इंसुलिन ओवरवर्क करता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी थकान आती है, और आपके बीटा सेल्स जो इंसुलिन को सेक्रीट करते हैं उनमें से काफ़ी सारे बहुत ओवरवर्क होने के कारण अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं थकान की वजह से, और या फिर उनमें से कुछ सेल्स ग्रेजुअली दे स्टार्ट डाइंग, और ऐसी कंडीशन में आपका इंसुलिन का सेक्रीशन प्रभावित होता है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है आपके शरीर में बनने वाले इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। यानी जब आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है, तब आपके सेल्स ग्लूकोज के अपटेक को सीमित कर लेते हैं, और इंसुलिन की जो काबिलियत होती है आपके सेल्स में जाकर एक चाबी की तरह सेल्स को खोलना और ग्लूकोज को उसके अंदर धकेलना, अगर इंसुलिन अपनी उस फंक्शन में अक्षम होता है या उस किसी वजह से वो काम नहीं कर पाता है, तो आपके शरीर में ग्लूकोज का अपटेक कम होने की वजह से ब्लड शुगर्स हमेशा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम इन दोनों को अगर एक अलग तरीके से अप्रोच करें तो शायद हमारी मेडिसिन की नीड्स को भी बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप हम कर सकते हैं। इसी लॉजिक को यदि हम आगे एक्सटेंड करें तो बहुत सारी स्टडीज़ ये क्लियरली दिखाती हैं
कि जब भी आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को लिमिट करते हैं या उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पर जाते हैं जो कि आपकी शुगर्स को बहुत तेज़ी से स्पाइक नहीं करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके शरीर में जो स्पाइक अप होने वाले इंसुलिन लेवल्स हैं उनमें भी कमी आती है। यानी इंसुलिन का रिस्पांस कार्बोहाइड्रेट्स के रिस्पांस में यदि आपको कम करना पड़े तो आपके पैंक्रियास के ऊपर बहुत कम दबाव पड़ता है, यानी आपकी तात्कालिक इंसुलिन की नीड्स बहुत कम होती हैं। यदि आप स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाते हैं तो टाइम बिकम्स योर फ्रेंड। जितनी ज़्यादा देर में वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे छोड़ते हैं, उस इंसुलिन रिस्पांस से आप इत्मीनान से उन कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं और ब्लड शुगर में कहीं ज़्यादा स्पाइक का भी अनुभव आप शायद नहीं करेंगे। दूसरा वो फैक्टर जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी कि आपके प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की शुरुआत ही आपके वज़न बढ़ने की वजह से होती है, और वज़न बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कैलोरीज़ का इंटेक, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्सेस कैलोरीज़ को फैट में कन्वर्ट करके आपके शरीर में स्टोर करती है। हम एट अ सेल्यूलर लेवल अगर उसमें झांकने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स, यानी आपके सेल्स के आसपास या सेल्स के इवन अंदर तक फैट्स का इन्फेस्टेशन आपको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने से या ग्लूकोज को इनटेक करने से आपके सेल्स को पूरी तरह से पैरालाइज कर चुका होता है। और बिकॉज आप हायर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट्स पर हमेशा होते हैं, आप पाते हैं कि ग्लूकोज आपके ब्लड में आता तो है लेकिन सेलुलर अपटेक बहुत कम होने की वजह से ब्लड में फ्लोटिंग शुगर का लेवल हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलता है, और इस वजह से आप बहुत चिंतित होते हैं। जब भी ऐसी स्थिति होती है कि आपके सेल्स में इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स की वजह से ग्लूकोज का अपटेक कम है, आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है और उसको हैंडल करने के लिए आपको किसी न किसी ड्रग्स या कभी इंसुलिन का सहारा भी लेना पड़ता है ताकि अपने लेवल्स को आप किसी तरह से नीचे कर सकें। एक्सेस इंसुलिन लेने से क्या होगा, आपके शरीर में या आपके ब्लड में मौजूद जो भी एक्सेस शुगर होगी इमीडिएटली फैट बनकर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी, इंसुलिन अपना काम कर देगा, आपके लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज तो कम हो जाएंगे, लेकिन फैट के एक्सेस डिपोजिशन से ये प्रक्रिया लगातार चलेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आप और भी ज़्यादा वज़न डिपॉजिट करेंगे या और भी ज़्यादा फैट डिपॉजिट करेंगे। चाहे वो मेटफॉर्मिन हो, चाहे वो सल्फोनिल यूरियाज हो, आप देखते हैं कि ये यूजुअली आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं और एक बाईपास के तौर पर आपको टेम्परेरी रिलीफ अपनी ब्लड शुगर से निपटने के लिए देते तो हैं, लेकिन ये कभी भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इस वजह से अगर आप अपने डाइट और अपने न्यूट्रिशन में इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फैट की जो कंज्यूम्ड कैलोरीज हैं, यानी आप अपने खाने में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। यदि इन 3 के कॉम्पोजिशन में अगर आप कुछ बदलाव करें, ख़ास तौर पर आप एज अ स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months आप अपने फैट के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को, आपकी टोटल कैलोरीज में कंट्रीब्यूशन को बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करें। यदि आप, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ये बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि यदि आप अपने फैट कंटेंट को बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का एक्शन काफ़ी तेज़ हो जाता है, यानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में बढ़ोतरी होती है। फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आप रिवर्सल के बारे में बात करें तो अगर आप एक इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप एक रिवर्सल या क्योर की तरफ जाएं, तो उसका सीधा मतलब होता है कि आपकी बॉडी को आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को इस बात से होती है कि जब भी आप फैट डाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो फैट बेस्ड, यानी जिनमें डोमिनेंट तौर पर फैट का कंजम्पशन होता है, यानी 35% 40% फैट, उस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपको मिलता है, यानी बिकॉज फैट से इंसुलिन का रिस्पांस बहुत ही कम होता है। अगर आप अपने 2 घंटे के बाद अगर ब्लड शुगर्स को चेक करते हैं तो आप पाएंगे आपकी ब्लड शुगर्स कभी भी स्पाइक नहीं होती, इंसुलिन के लेवल्स भी स्पाइक नहीं होते, और जब भी ऐसा होगा तो एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग द सेम प्रोसेस एंड कंपेयरिंग इट विद द रॉन्ग प्रोसेस। यानी अगर आप फैट खाने के बाद इंसुलिन में स्पाइक नहीं देखते, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती, तो आपको लगता है कि फ़ैट खाना शायद आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी बॉडी फैट इन्फेस्टेड होती है और बॉडी उसको जलाने में बहुत संकोच करती है, अपने हिसाब से एक कंजूस व्यापारी की तरह उसका इस्तेमाल करती है, तब आप
बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और आप कीटोन लोडेड बॉडी से, यानी आपकी बॉडी का यदि बेसिक फ्यूल सोर्स यदि ग्लूकोज है, तो उसको कीटोन से रन करना ठीक वैसा ही है जैसा आप एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली गाड़ी में आप एक मिक्स्ड फ्यूल का इस्तेमाल करें, जिसमें ओवरऑल लो ऑक्टेन फ्यूल हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्स्ड हों जिससे आप गाड़ी को रन करना चाहते हैं। आपकी बॉडी कभी भी उस रफ्तार से नहीं चलेगी और साथ साथ में उसका बहुत सारा वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करेगी, पावर भी उतना नहीं लेगी जो प्योर पेट्रोल के साथ करती है, और इंजन के ऊपर उसका असर कहीं ना कहीं आता है। इस बात को शायद इससे ज़्यादा सिंपली और दूसरे तरीके से शायद समझाया नहीं जा सकता। आई एम वेरी श्योर शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी आप एक नॉर्मल प्रोग्रेशन में होते हैं तब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म लार्जली आपकी बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल करके करती है, क्योंकि ग्लूकोज आपके शरीर का बेसिक फ्यूल है और आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म उसको आदत होती है कि वो ग्लूकोज पर ही सर्वाइव और थ्राइव करती है। बहुत सारे केसेस में लोग फैट डाइट्स को जब अपनाते हैं तो इस सिद्धांत को मानकर चलते हैं कि योर बॉडी विल चेंज इट्स बिहेवियर, या आपके शरीर में को इस बात की आदत लग जाएगी कि वो ग्लूकोज इकोनॉमी से फैट इकोनॉमी की तरफ चला जाए। लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। जब आपके शरीर में इतना सारा फैट का डिपॉजिशन हो रहा है तब भी आपकी बॉडी उसी बिहेवियर के थ्रू पास ऑन करती है, यानी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन पहले, फैट का सिर्फ एक इमरजेंसी में, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस जहां आप अमाइनो एसिड्स और फैट्स से अपनी बॉडी में एनर्जी को बनाते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। ग्लूकोज इकोनॉमी के कंपैरिजन में एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया होती है, यानी जब भी आप ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ से जाते हैं तो आप जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस एनर्जी को बनाने में लगभग 25 to 30% एनर्जी सिर्फ इस प्रक्रिया में खर्च होती है। और जब आप ग्लूकोज से यही प्रक्रिया एनर्जी बनाने की करते हैं तो उसमें बमुश्किल 5% एनर्जी का कंजम्पशन होता है इस प्रक्रिया को रन करने में। आपका शरीर एक बहुत ही कंजूस व्यापारी की तरह काम करता है और कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि वो ओवरवर्क करे। सबसे आसान रूट जो होता है उसके लिए कम एनर्जी लगाने वाली प्रक्रिया, उसका चुनाव होता है। इसलिए बॉडी हमेशा ग्लूकोज के ऊपर रन करना ज़्यादा पसंद करती है। और यदि आप एक्सेसिव फैट से लोडेड हैं या बहुत लदे हुए हैं तो आप यकीन मानिए आपको उस फैट को जलाने के लिए बहुत ही कॉन्शियसली मेहनत करना पड़ेगी, वरना आपका शरीर कभी भी किसी भी कंडीशन में उसको वॉलंटरली बर्न नहीं करता। और उसके लिए जब तक उसको कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या आप एक लो कैलोरी डाइट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या वेरी स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से उसको ग्लूकोज की सप्लाई काफ़ी धीमी रहे और सडनली ग्लूकोज के लेवल स्पाइक ना हो, जब तक आप इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे या कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तब तक जब तक आप बॉडी को पुश नहीं करेंगे कि अब मैं आपको कुछ और दे नहीं रहा हूँ, अब आपको सिर्फ फैट को यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपको एनर्जी को बनाना है, और उसी कंडीशन में सिर्फ बॉडी फोर्स्ड होती है कि वो फैट का इस्तेमाल करती है। इस वजह से अगर आप यकीन करते हैं कि आप फैट बेस्ड डाइट लेकर बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 months आपके बॉडी में मौजूद जो एक्स्ट्रा इंट्रामायोसेलुलर लिपिड्स हैं या फैट हैं उसका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके उनके लेवल्स को बहुत कम लेकर आती है, और आप महसूस करते हैं कि आपका ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ रहा है, यानी आपके सेल्स में ग्लूकोज अपटेक करने की क्षमता बढ़ रही है। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिन में करीबन 500 से लेकर 700 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, बट देयर फैट कॉम्पोजिशन इज़ वेरी लो इन देयर ओवरऑल डाइट। उसकी वजह से उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। दे आर एबल टू ईट सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ होल ग्रेन्स, होममेड ब्रेड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इवन ड्राइड फ्रूट्स एट्सेट्रा। वो बहुत इत्मीनान से ये सब चीज़ों का टॉलरेंस अपने अंदर बढ़ाने का लक्ष्य अपना हासिल कर पाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप बेसिकली डायबिटीज़ का जो मूल कारण है उसको आप एड्रेस करते हैं, और जब भी आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे अगर आप एक टाइप 1 डायबिटिक भी हैं तब भी आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कैन रिड्यूस अप टू अबाउट 30 to 40%।
यदि आप मान लीजिए आज 60-70 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे हैं तो आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट 40-45 के अंदर अंदर आ सकती है, और ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसी इंसुलिन की वजह से आप जो वेट गेन करते हैं, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, उसके जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आप उनसे बचे रह सकते हैं। अगर आप इन मेडिसिन के इस्तेमाल को कम या समाप्त करना चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन 25 दिन आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स 10, 12, 15 ऊपर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपके शरीर से फैट्स का मेटाबॉलाइजेशन कंप्लीट होता है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का टॉलरेंस बढ़ जाता है और आप एक नॉर्मल सामान्य डाइट की तरफ भी जा सकते हैं। स्पेशली जब मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूं तो जो डाइट एंड न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कंडीशन में आपको स्पेशली होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, उसके अलावा आप जितने भी आइटम्स लेते हैं घर पर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स आप इस्तेमाल कीजिए। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ स्पेशली हमारे यहाँ जो इंडिया में चलने वाले जो कच्ची घानी का तेल जैसे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, इस तरह की चीज़ों का आपको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। किसी भी तरह के फैट डाइट्स पर मत जाइए। डोंट गो फॉर एनीथिंग विच अपीयर्स टू बी वेरी वेरी फैट लोडेड, चाहे वो एक ऑलिव ऑयल हो जिसमें केवल 13 to 15% फैट का कंटेंट होता है। आप किसी भी तरह के फैट को अपने से जितना दूर रखेंगे आपके लिए अपनी मेडिसिन को कम करना उतना ही आसान होगा, और लॉन्ग टर्म में आप इस डिजीज़ के साथ रिवर्सल तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप एक न्यूली डायग्नोज डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ के चंगुल से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं और क्योर भी हो सकते हैं। यानी आप मेडिसिन यदि बंद भी करेंगे तो इन फूड्स की वजह से आप अपने ओवरऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो लिपिड्स के लेवल्स हो यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के, चाहे वो विसरल फैट हो, और चाहे किसी भी तरह की इससे रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड शुगर ऑफ कोर्स स्ट्रेट अवे एड्रेस होता ही होता है। अगर इन सब को आप एक साथ एक बार में मात देना चाहते हैं तो सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी के उपयोग से आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन इसके शॉर्ट परिणाम आने की वजह से आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन से बात करना चाहिए यदि आप अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन में किसी भी तरह का परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन का जो एडजस्टमेंट है या टाइट्रेशन है आपकी डाइट के हिसाब से करना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मेडिसिन सामान्य तौर पर लेते रहें और इन चेंजेस होने के बाद अचानक आप एक्सपीरियंस करें कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्रैश हो रहे हैं या आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस जानकारी को अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी अगर सर्कुलेट करें तो उन्हें भी शायद इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।